Resilience Law Academy. HDFC में एक पार्टी ने अपना चेक डाला, HDFC सॉफ्ट कॉपी में किसको भेजेगा? क्लियरिंग हाउस को। ठीक है, क्लियरिंग हाउस फिर से सॉफ्ट कॉपी में सेंड कर देगा बैक टू HDFC इसी चेक को। इसको हम कहेंगे ट्रंकेशन। फॉलोड? क्या सॉफ्ट कॉपी में भेजेगा? रिजल्ट और रिपोर्ट। ये रिजल्ट या रिपोर्ट कौन सा? कि क्या कोई सेट ऑफ होना है या नहीं होना बैंक से। लेट सपोज SBI बैंक तो आया सी ऑर्डर तो फिर उन्नी अमाउंट सेट ऑफ होनी है कि नहीं होनी। ये जो रिजल्ट है, ये जो रिपोर्ट है, ये सॉफ्ट कॉपी में HDFC को दोबारा भेजेगा कौन? क्लियरिंग हाउस। और क्लियरिंग हाउस डिफाइंड है ना एक्सप्लेनेशन 2 में, ऐसा बैंक जो कि मैनेज बाय RBI को, दैट इज कॉल्ड एज क्लियरिंग हाउस। एक बार फिर से देख लो डेफिनेशन ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक। एक्सप्लेनेशन 1 का बी, उसमें बताया गया आपको एक्सप्लेनेशन 1 बी में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रंकेटेड चेक। A truncated check means a check which is truncated during the course of a clearing cycle। तो कोर्स ऑफ द क्लियरिंग साइकिल कौन सी? वही कि मान लो जैसे SBI है और HDFC बैंक है, यहां से यहां पैसे जाने थे 50,000 और HDFC से भी SBI को आने थे कितने? 50,000। तो दोनों क्या हो गए? सेट ऑफ। लेकिन लेट सपोज कि HDFC तो 50,000 नहीं 60,000 जाना सीगा, तो ये HDFC SBI को 10,000 रुपीज और दे देगा। तो इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? क्लियरिंग साइकिल। इसी की ही रिपोर्ट जो है, इसी का जो रिजल्ट है, यही सॉफ्ट कॉपी में क्लियरिंग हाउस कंसर्न्ड बैंक को भेज देता होता है HDFC। और क्लियरिंग हाउस में सभी बैंक्स के चेक जाते हैं, HDFC, SBI, PNB, यूको बैंक, है ना सारे। क्लियरिंग साइकिल आइदर बाय द क्लियरिंग हाउस और बाय द बैंक वेदर पेइंग और रिसीविंग मनी। अब पेइंग बैंक कौन सा है? HDFC ने देने हैं ना SBI को 10,000 रुपए, और रिसीविंग बैंक कौन सा है? SBI। इमीडिएटली ऑन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमेज फॉर ट्रांसमिशन, तो HDFC सॉफ्ट कॉपी यानी कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो है वो भेजेगा किन्नू? क्लियरिंग हाउस में। और क्लियरिंग हाउस सारे क्लियरिंग साइकिल करने के बाद सॉफ्ट कॉपी फिर से HDFC को भेज देगा। तो इस चेक को हम क्या कहेंगे? ट्रंकेटेड चेक। सब्स्टिट्यूटिंग द फर्दर फिजिकल मूवमेंट ऑफ द चेक इन राइटिंग। अर्लियर ये सारा सॉफ्ट कॉपी में नहीं, हार्ड कॉपी में होता था। हार्ड कॉपी में क्लियरिंग हाउस के पास जाता था, फिजिकली मूवमेंट होती थी वो। तो अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब हमने इलेक्ट्रॉनिकली ही कर दिया। फॉलो करके यहां तक कोई क्वेश्चन? करण ठीक है, फिर बोले करो ना नहीं, नो सर, कॉन्फिडेंटली। चलो अब हम आगे चलते हैं मेन डेफिनेशन ऑफ द चेक पे। A check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand। मैंने ਇਹਦਾ मतलब ਦੱਸੋ ਕਰਨ, not expressed to be payable otherwise than on demand, जो तक वो अपने बैंक जाके चेक डिपॉजिट नहीं करते। तो इट मींस ये नेगेटिव में लिखा है ना, नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज एंड ऑन डिमांड, तो मतलब इट विल बी पेबल ऑन डिमांड ओनली जब वो डिपॉजिट करेगा। एंड इट इंक्लूड्स लिखा है, मींस इंक्लूसिव डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड द चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब ये क्या है? चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या चेक इलेक्ट्रॉनिकली भी बनाया जा सकता है? इज देयर एनी सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेक? आंसर इज यस। वो गवर्न होता है आपका IT एक्ट से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से। ये भी बैंक से ही बनाते होते हैं इलेक्ट्रॉनिक चेक। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉनिक चेक बनेगा, ठीक है, वो दे आर गवर्नड एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। और जो इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है, लेट सपोज कि इलेक्ट्रॉनिक चेक है, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ साइन होंगे ना, they will act like a password। ये साइन मान लो अगर मैं दोबारा अपने चेक में अप्रोच करना है
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ साइन दोबारा अपने करूंगा ता यह चेक ਜਿਹੜਾ है अनलॉक होएगा। एक बारी तो मैंने जब चेक बनाया तब तो साइन कर ही दिए, और ये जो साइन है दे विल एक्ट लाइक अ पासवर्ड। अब दोबारा मेरे को ये मेरे जो साइन है ये मैच करने पड़ेंगे अर्लियर साइन के साथ, तब ये पूरा का पूरा चेक अनलॉक होगा। इट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेक। ये भी आपके चेक की डेफिनेशन में आते हैं। फॉलोड? साइन विल अनलॉक द चेक। और ये जो चेक है इसको आईटी एक्ट में क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक चेक को अंडर द आईटी एक्ट 2000, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड सिस्टम। तो माई साइन विल एक्ट लाइक अ पासवर्ड और दे विल एक्ट लाइक अ की। ये एक चाबी है जो मेरा चेक खोल देंगे। अब ये जो साइन है दे कैन बी आइदर विद बायोमेट्रिक्स और विदाउट बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स की होंगे अंगूठा फिंगर लगाना, वो होंगी है ना एक छोटा जिहा इन्ना कोई डिवाइस होंदा है, उसते रेड कलर की लाइट जगदी होंदी है, फिर तुसीं इत्थे अंगूठा अपना थंब इंप्रैशन लगांदे हो। रेड कलर की लाइट होंदी है ना, ब्लैक और रेड कलर का निक्का जिहा होंदा है, नाल उहदे डाटा केबल इस तरह लगी होंदी है, वटएवर जो भी, दे आर कॉल्ड बायोमेट्रिक्स। ठीक है। अब यहाँ तो मेरे साइन में बायोमेट्रिक्स भी बैंक ने लिए हो या नहीं भी लिए हो सकते, या एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम भी लिया जा सकता है। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। क्रिप्टो सिस्टम क्रिप्टो की होता है? क्रिप्टो का मतलब होता है उलझा हुआ, उलझा हुआ, अनक्लियर, अनसॉल्व्ड। मान लो कोई कोड वर्ड ले बैंक ने मेरे तो, वो कोड वर्ड हमेशा स्टार 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 के फॉर्म च होंगे, उन्होंने आप की कहने हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। एसिमेट्रिक मतलब उन्होंने कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सिमेट्रिक मतलब सिमिलर, एसिमेट्रिक मतलब नॉन सिमिलर, क्रिप्टो मतलब उलझे हुए कोड वर्ड्स, इसको भी हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। ये सारी टर्म्स आपकी आईटी एक्ट में दी हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये भी अब आरजेएस में नवा इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, अब ये भी आता है पेपर में। फॉलो करके एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम आईटी एक्ट 2000 है, 2005 दी तो अमेंडमेंट है। ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन 1 का ए देखो बेयर एक्ट में, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स अ चेक ड्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय यूजिंग एनी कंप्यूटर रिसोर्स। ये कंप्यूटर रिसोर्स कौन सा होता है? जो मान लो बैंक च कोई कंप्यूटर पे है, बैंक का कोई फोन है, दैट इज अ कंप्यूटर रिसोर्स। ये भी डिफाइंड थोड़ा आईटी एक्ट च। एंड साइंड इन अ सिक्योर सिस्टम विद डिजिटल सिग्नेचर। अब ये जो मैं साइन करूंगा ना यहाँ पे, तुसी कभी अपना वो बनवाया लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, उस फोटो तो पैना ना एक वो लेंदे है, तो साइन लेंदे, और वो तो स्पैशल पैन होंदा और एक स्पैशल बोर्ड होंदा सिल्वर जे कलर का, उत्ते तुसी साइन करते हो, उन्होंने आपां की कहने डिजिटल सिग्नेचर। तो इलैक्ट्रॉनिक जो चैक ड्रॉ होएगा मेरे साइन उसे डिजिटल टैब के उत्ते लिते जाएंगे, तो जेडे मैं स्पैशल पैन के नाल साइन करूँगा वो इस तरह का होंदा है। उन्हें जो बोर्ड है ना, ये उत्ते सिर्फ यही पैन चलेगा, कोई और पैन नहीं चल सकता। तो दिस इज अ स्पेशल पेन, स्पेशल बोर्ड। अब मैं यहाँ पे जो भी कुछ लिख रहा हूँ इट इज डिजिटल, वैसे ही मेरे को वहां पे अपने साइन भी करने होंगे। ठीक है। तो दे द साइन विल एक्ट लाइक अ पासवर्ड, दे विल एक्ट लाइक अ की। यही मेरे चेक नू अनलॉक करो विद डिजिटल सिग्नेचर, विद और विदाउट बायोमेट्रिक सिग्नेचर एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और विद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एज द केस में बी। समझ आया? विद और विदाउट बायोमेट्रिक सिग्नेचर एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। बायोमेट्रिक मतलब अंगूठा और एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम मतलब कोई कोड वर्ड्स। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। अब देखो एक्सप्लेनेशन 2 भी हो गई थी हमारी। क्लियरिंग हाउस मींस क्लियरिंग हाउस मैनेज्ड बाय आरबीआई और अ क्लियरिंग हाउस रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द आरबीआई। मान लो आरबीआई ने पीएनबी ਨੂੰ रिकॉग्नाइज करता कि पंजाब स्टेट के वास्ते पीएनबी ही होएगा क्लियरिंग हाउस, तो वो क्लियरिंग हाउस बन गया, या अपनी कोई सेपरेट क्लियरिंग हाउस खोल ले आरबीआई,
तो वो भी क्लियरिंग हाउस है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 देखो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, कंप्यूटर रिसोर्स, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शैल हैव द सेम मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो इन सभी का मीनिंग आपको कहाँ मिलेगा? आईटी एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। समझ आया एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का मीनिंग, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक चेक का मीनिंग भी। फॉलोड? ठीक है। ये क्या होता है? अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस ट्रांसफर। और आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ यूपीआई वगैरह करते हो ना ऑनलाइन पेमेंट, वो एनईएफटी और आरटीजीएस होंगी। जनरली अगर वो लैस दैन 2 lakhs होएगी ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਨਈਐਫਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਦ ਅਮਾਉਂਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 lakh ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰਟੀਜੀਐਸ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰੋਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। हैगियां दोनों, बोथ आर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स। बोथ आर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स। ये शॉर्ट में मैंने लिखा है ट्रांसफर्स, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये भी डिसऑनर हो सकती है? कैन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑल्सो बी डिसऑनर्ड? जैसे चेक डिसऑनर होता है, क्या ये आरटीजीएस और एनईएफटी या जो आप यूपीआई से पेमेंट करते हो दे आर एनईएफटी ओनली, क्या ये भी आपकी डिसऑनर हो सकती हैं? जिवें मान लो किसी ने लोन लिता हुआ है, वो हर महीने ईएमआई जाएगी, किस्त जाएगी, वो ऑटो डेबिट होती है। ऑटो डेबिट मतलब ਤੁਹਾਡੇ अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे कट्टे जाओगे। मान लो ਤੁਹਾਡੇ अकाउंट से पैसे नहीं है, तो क्या आप इसको डिसऑनर बोलोगे? ग्रॉस ट्रांसफर, ग्रॉस सिस्टम। ये मैं चेक करूं, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है कि इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट है? आई थिंक सेटलमेंट। सर्विस है, इट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और एनईएफटी होता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इमीडिएट पेमेंट सर्विस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ही अमाउंट की। कैन दे बी डिसऑनर्ड? आंसर इज यस, ये भी डिसऑनर हो सकती है। बट इनको कौन सा लॉ गवर्न करेगा? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 ये बताता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स के डिसऑनर के बारे में। और ये एक्ट ये भी बताता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स डिसऑनर होंगे तो कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट किया जाएगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 वाला। सेम प्रोसेस विल बी अडॉप्टेड। अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर डिसऑनर हो जाती हैं तो दे आर गवर्न अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। ये आपका आंसर होना चाहिए। अब ये बताता है कि कौन सा प्रोसेस फॉलो होगा? सेक्शन 138 एनआईए वाला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट वाला। ठीक,
समझ आया करण? मतलब चेक बाउंस वाले भी लीगल नोटिस पे इसके केस लगा चेक बाउंस वाले तो लगा ही सकते हैं, ऑनलाइन हाँ वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उनका नोटिस जो है हाँ 138 बताया जाता है, ठीक है। तो फिजिकल डिसऑनर ऑफ द चेक इज गवर्न्ड बाय 138 NIA। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इज गवर्न्ड, पेमेंट ऑफ सिस्टम है। और वो भी क्या बताता है कि काम कैसे गवर्न करना है, 138 NIA। तो वो भी NIA ही के अकॉर्डिंग ही होगा इनडायरेक्टली, ठीक है। ਹੁੰਦੀ है ना कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ कोई लोन लेता है या फिर कोई पॉलिसी लेती है, ਉਹ SIPs ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਪ ਤੇ ਆਟੋ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਸਓਨਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਸਿਪ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ, ਉਹ 138 ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ऐसा कौन कह रहा है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का, ठीक है। ये केडी प्रोविजन है क्या? इट इज आई थिंक सो सेक्शन 5 है, ठीक। बियरर एंड पे दोनों में क्या फर्क होता है? और पे, ठीक कह रहे हो, तो बियरर भी होई होंगे, रिसीवर भी होई होंगे और पे भी होई होंगे। बताओ, बियरर होता है जिसके पास अभी फॉर द टाइम बिंग एक्चुअल फिजिकल कस्टडी है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की, जिवें प्रोमिसरी नोट हो गया, चेक हो गया, नोट है ना 100 रुपये का, आपके पास उसकी कस्टडी है, तो यू आर द बियरर। लेकिन जब आपने उस प्रोमिसरी नोट को इन कैश करवा लिया, फॉर एग्जांपल चेक है, चेक तुहाडे कोल है, आप बियरर हो उस चेक के, धारक हो, आपने को उधर बैंक में जाके डाल दिया वो चेक, आप पे ही हो गए। लेकिन कब? जब वो चेक इन कैश हो जाएगा, आपको पेमेंट मिल जाएगी, आपके अकाउंट में मनी आ जाएगी, देन यू विल बिकम पे। लेकिन तब तक आप क्या हो? बियरर हो। बियरर से ही एक मिलती जुलती और टर्म है होल्डर, ठीक है, लेकिन वो कुछ और होता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी आप इतना समझो कि बियरर और पे में इतना ही फर्क है कि बियरर मतलब फॉर द टाइम बिंग जिसके पास एक्चुअल पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होती है, और पे वो पर्सन होता है जिसने पैसे लेने हैं, दैट मीन्स जिसने इन कैश करवा दिया, तो ही विल बिकम द पे। फॉर एग्जाम्पल मैं शशिकांत को चेक कट के दे देता और शशिकांत इस टाइम की बन गया बियरर, उन्हें अपने बैंक के विच पाता वो चेक, 3 दिन बाद वो चेक इन कैश हो गया, इसके अकाउंट में मनी आ गई, अब वो क्या है? पे ही है, ठीक है। सेम पर्सन बट 2 डिफरेंट कैपेसिटीज, पे एंड बियरर। सपोज एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ सर्टेन सम ऑफ मनी विल बी पेएबल टू द बियरर। समझ रहे हो करण? देयर इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज और बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखा है कि 500 रुपए विल बी पेएबल टू द बियरर। लेट सपोज ए ने बी ਨੂੰ डायरेक्शन ਦਿੱਤੀ कि तू सी ਨੂੰ 500 रुपए दे दी। सी कौन है और बी कौन है और ए कौन है? ए इज द ड्रॉअर, बी इज द ड्रॉई। क्या सी बियरर है कि सी पे ही है? जब वो इन कैश करवाएगा तब वो पे ही बनेगा, जब तक उसने कैश नहीं करवाया तब तक वो क्या है? बियरर है, ठीक है। सो यहां पे ये जो सी है टिल इनकैशमेंट ही इज अ बियरर, व्हेन इट इज इनकैश्ड ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਦ ਪੀ। ਉਹੀ ਚੈੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਕ ਹੈ, ਉਸका बियरर है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹ पे ਬਣ ਗਿਆ, ठीक है। ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ अपने बैंक ਨੂੰ डायरेक्शन देती कि तू सी ਨੂੰ 500 रुपए दे दी। ये क्या है? और राइटिंग में है ये पीस ऑफ पेपर। I directed my bank, suppose my bank is PNB,
टू गिव 5,000 रुपीज टू मिस्टर सी। ये बात क्या है? दिस इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट, इसकी नेचर क्या है? अरे चेक क्या है? हाँ, कॉन्फिडेंट रहो। अब सी जब तक वो बैंक में नहीं डालेगा अपने, लेट सपोज उसका अकाउंट HDFC में, उसने अपनी ड्रॉअर में डाल दिए, घर के दराज में डाल दिए, उसने इनकैश करवाया नहीं। सी क्या बियरर है, क्या पेई है, उसका स्टेटस क्या है? सी ने ड्रॉ च रखता अपने घर के दराज च रखता है या अपनी कबड़ च रखता है चेक, उन्हें बैंक च पाया ही नहीं, वो की है बियरर है। ठीक है, समझ आया तुहानू? प्रियम्बल हुन पढ़ो जरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। लेट्स कम टू प्रियम्बल स्ट्रेट अवे। An act to define and amend the law relating to promissory notes, bill of exchange and check। सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट्स कवर करेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, केड़ा? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। इस तो बाद नहीं, हुंडी नहीं कवर करेगा। ठीक है, अब देखो सेक्शन 1, प्लीज सी सेक्शन नंबर 1। शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लोकल एक्सटेंट, सेविंग ऑफ यूसेजेस रिलेटिंग टू हुंडीज एक्सेट्रा, कमेंसमेंट। यहां पे फर्स्ट टाइम वर्ड यूज हो रहा है हुंडी, प्रियम्बल में नहीं है। तो NIA का स्कोप हुंडी कवर करने का नहीं है, NIA अफेक्ट नहीं करता हुंडी को। अब देखना जरा, लोकल एक्सटेंट का की मतलब होता है इस एक्ट का दायरा कहां तक है, जुरिस्डिक्शन कहां तक है, एप्लीकेबिलिटी कहां तक है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया बट नथिंग हियरिन कंटेन्ड अफेक्ट्स द इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1871 सेक्शन 21। और अगर आप फुटनोट में देखो तो ये रिपील हो चुका है। इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1871 सेक्शन 21 इसी एक्ट का, रिपील्ड बाय द इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1923। सी नाउ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अब ये जो सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पेपर करेंसी एक्ट था, जो कि अब पूरा का पूरा एक्ट ही रिपील हो चुका है, ये बताता था कि बैंक नोट्स और करेंसी नोट्स को इश्यू करने का राइट किसके पास है? RBI के पास। तो नेचुरली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का वो एरिया नहीं है, वो एम्बिट नहीं है, वो होल किदा डोमेन है? RBI का डोमेन है। लेकिन ये एक्ट हुन हो गया रिपील। अब कौन सा एक्ट बन गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, RBI एक्ट। RBI एक्ट का सेम सेक्शन नंबर 31 यही बात कहता है कि होल RBI के पास राइट होगा बैंक नोट्स और करेंसी नोट्स को इश्यू करने का। जो बात सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पेपर करेंसी एक्ट में कही गई थी, वही बात सेक्शन 31 ऑफ द RBI एक्ट कहता है। और वो क्या बात थी कि बैंक नोट्स और करेंसी नोट्स कौन पब्लिश करेगा, इश्यू करेगा? RBI। ठीक है, यहां पे फुटनोट में लिखा हुआ है कि नाउ सी नाउ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो 1934 एक्ट की यानी RBI एक्ट की कौन सी धारा ये कहती है? इट इज सेक्शन नंबर 31 कहती है ये चीज। पहले कौन से 21 आई लिखा तो है, इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1871 सेक्शन 21। ये सेक्शन 21 इसी का है, इंडियन पेपर करेंसी एक्ट का, मेन आपको पैराग्राफ में जो दिया हुआ है। एक ही कहता सी करण, दसो। तो फर्स्ट एक्सेप्शन क्या हो गई? बट नॉट हियर इन कंटेंट अफेक्ट्स द इंडियन पेपर करेंसी एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपके सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पेपर करेंसी एक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, ये एक्सेप्शन। लेकिन हूं तो रिपील हो गया, फिर नवा लॉ केड़ा बनया? RBI एक्ट। फुटनोट देखो 1934 ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 31 ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਪੇਪਰ ਕਰੰਸੀ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ RBI ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। तो उस पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये एक्सेप्शन होगी। बाकी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। नॉर्मल पर्सन जिन्हें मर्जी प्रोमिसरी नोट्स बिल ऑफ एक्सचेंज बनावे,
लेकिन आरबीआई वालों बनाए गए बैंक नोट्स और करेंसी नोट सिर्फ आरबीआई ही बनाएगा, नॉर्मल पर्सन नहीं बनाएगा, तो वो एक्सेप्शन में आ गया। दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन जहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई नहीं करता। दूसरी एक्सेप्शन देखो, और इफेक्ट एनी लोकल यूसेज रिलेटिंग टू एनी इंस्ट्रूमेंट इन ओरिएंटल लैंग्वेज। अब ये है आपका हुंडी, ये जो लिखा है ना रिलेटिंग टू एनी इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं? हुंडी की। इन ओरिएंटल लैंग्वेज, ओरिएंटल मतलब लोकल लैंग्वेज। दिस फ्रेज लोकल यूसेज रिलेटिंग टू एनी इंस्ट्रूमेंट इन ओरिएंटल लैंग्वेज, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज हुंडी। ओरिएंटल का मतलब है आपका लोकल, यूसेज का क्या मतलब होता है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूसेज, इसका क्या मतलब है, और यूसेज का और कस्टम भी से रिलेटेड टर्म है। कस्टम और यूसेज का क्या मतलब है? कस्टम तो सर वो जो चले आ रहे हैं पिछले तो यूसेज जेड़ा नहीं चले आ रहा पिछों, ऐसी प्रैक्टिस नहीं नहीं तुसी दस समझ आया? ए सेकंड एक्सेप्शन है, दिस इज एक्सेप्शन नंबर 2। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यहां भी अप्लाई नहीं होता हुंडी ते, बट अगर प्रोवाइजो देखोगे ना तुसी ते हुंडी ते भी अप्लाई कर जाता है। वो आगे बढ़ाता हूं, लेकिन पहले ये समझो। देखो, कस्टम वो प्रैक्टिस होती है जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, लॉट ऑफ पीपल फॉलो दैट, और यूसेज वो प्रैक्टिस होती है जिसको कम लोग फॉलो करते हैं। हाँ जी, यूसेज यदि घट है, हाँ ये वही है मतलब है। यूसेज मतलब लिटल लेस पीपल फॉलो इट, एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस को, और कस्टम मतलब लॉट ऑफ पीपल फॉलो इट। क्योंकि बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते थे तो उसको फोर्स ऑफ लॉ मिल गई, उसको कानून मान लिया गया, तब वो कस्टम बन गया। लेकिन यूसेज वो कम लोग ही फॉलो करते थे तो उसको लॉ नहीं माना गया, वो पहले ही खत्म हो गया। दैट इज कॉल्ड एज यूसेज। अब हुंडी को वो कह रहे हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड एज हुंडी, इसको वो कह रहे हैं कि ये लोकल यूसेज था। पढ़ो ना इकट्ठा, लोकल यूसेज रिलेटिंग टू एनी इंस्ट्रूमेंट इन ओरिएंटल लैंग्वेज, तो दिस इंस्ट्रूमेंट दे आर रेफरिंग टू इज हुंडी। और ये हुंडी का एक यूसेज था, मतलब घट लोग फॉलो करते सीगे हुंडी। केड़े लोग फॉलो करते सीगे? बिजनेस क्लास लोग फॉलो करते सीगे, बिजनेस क्लास लोग फॉलो करते सी, लेकिन सारे बिजनेस क्लास वाले लोग नहीं, उन्हां विचों भी कुछ एक बिजनेस क्लास वाले लोग हुंडी को फॉलो करते सीगे। और ये हुंडी एक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक पीस ऑफ पेपर पे ही होती थी। ये जो पीस ऑफ पेपर पे जो भी लिखा जाएगा ये ओरिएंटल यानी लोकल लैंग्वेज में लिखा जाएगा। यानी अगर पंजाब के लोग एक इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हुंडी, तो वो पंजाबी लैंग्वेज में होगा। राजस्थान के लोग कर रहे हैं तो वो राजस्थानी लैंग्वेज में होगा, बिहार के कर रहे हैं तो वो भोजपुरी लैंग्वेज में होगा। तो मीन्स ओरिएंटल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज दे विच घट लोग उन्होंने फॉलो करते सी इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ਨੂੰ। तो ਇਹਦਾ एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 1 से क्वेश्चन आता होता है आपको कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। व्हाट इज द फर्स्ट एक्सेप्शन? करें पूरी दसो कि जेड़ा नोट आ कला बैंकिंग बनोगी। हाँ, बैंक नोट और करेंसी नोट, लेकिन उन्होंने नेचर कितना दी होंगी? प्रोमिसरी नोट वर्गी, सिर्फ प्रोमिसरी नोट वर्गी होंगी। तो प्रोमिसरी नोट तो कोई भी नॉर्मल बंदा छाप सकता है, तो नोट भी प्रोमिसरी नोट है, तो क्या वो नॉर्मल बंदा छाप सकता है? नो, आरबीआई छाप सकता है। तो नॉर्मल बंदा जब प्रोमिसरी नोट छापता है तो वो कहाँ पे छापता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। आरबीआई अगर प्रोमिसरी नोट छापती है तो वो आरबीआई एक्ट में छापेगी, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं छापेगी। तो ये फर्स्ट एक्सेप्शन है कि वहां पे आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई नहीं करता। दूसरी एक्सेप्शन क्या है कि हुंडी। हुंडी क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि लोकल लैंग्वेज में तैयार किया गया हो, ये एक यूसेज है। यूसेज मतलब बहुत घट लोग इन्हें फॉलो करते सी, ये भी इसकी एक्सेप्शन है। तो ये जो हुंडी है
इस पे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई नहीं करता। फॉलो कर गए, क्योंकि काट लोग फॉलो करते सीगे, कस्टम नहीं बने, यूसेज तक ही रह गया। प्रोवाइजो पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट सच यूसेज मे बी एक्सक्लूडेड बाय एनी वर्ड्स इन द बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इंडिकेट एन इंटेंशन दैट द लीगल रिलेशंस ऑफ द पार्टीज देयरटू शैल बी गवर्न्ड बाय दिस एक्ट एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1882। अब ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। ये मान लो एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है हुंडी। सेक्शन 1 का जो मेन पैरा वो क्या कहता है कि एनआईए एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा हुंडी को, मतलब हुंडी के उत्ते नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होएगा। लेकिन ये हुंडी बनाने वाले पार्टीज, लेट्स से ए एंड बी पार्टीज है, ए एंड बी पार्टीज है हुंडी बनाने वाले। ये जो बात है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हुंडी को अफेक्ट नहीं करेगा, इस पूरी बात को वो एक्सक्लूड कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट में। दे कैन एक्सक्लूड दिस थिंग। एक्सक्लूड क्या कर सकते हैं, द फैक्ट दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विल नॉट अप्लाई ऑन हुंडीज, जो कि मेन पैराग्राफ में बात लिखी हुई है। इस चीज को वो एक्सक्लूड कर सकते हैं अपनी, जदों वो एक एक्ट तैयार करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਪੈਰਾ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ हुंडी ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ भी अपने उत्ते हुंडी एप्लीकेबल करवाएंगे। तो दैट मीन्स उन्होंने ये वाली बात कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हुंडीज को अफेक्ट नहीं करता, हुंडी से अप्लाई नहीं करता, इस चीज को खत्म कर दिता, एक्सक्लूड कर दिता, बाहर निकालता। किवें करता, अपने इंस्ट्रूमेंट दे विच ये गल एक्सप्रैसली लिख के। फॉलो किया? तो मीन्स क्या बात बनी, एक तो नेगेटिव वर्ड में क्या लिखा हुआ है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट शैल नॉट अफेक्ट हुंडी। दूसरी गल की लिखी है पार्टीज कैन एक्सक्लूड, हुन एक्सक्लूड भी तो नेगेटिव वर्ड ही है। दिस फैक्ट, कौन सा फैक्ट, कि हुंडी जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से गवर्न नहीं होती। तो अब देखना बड़ी ध्यान से बात, लुक एट द बोर्ड, यहां लिखा है शैल नॉट अफेक्ट हुंडी और यहां लिखा है एक्सक्लूड। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बनाते हैं, पॉजिटिव। तो दैट मीन्स हुंडी जो है वो एप्लीकेबल होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ही गवर्न करेगा हुंडी को। कब, जब पार्टीज ये बात एक्सप्रेसली अपने इंस्ट्रूमेंट में लिख देती हैं कि हमारे ऊपर ये जो फैक्ट है कि हुंडीज अप्लाई नहीं होगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द्वारा, हम इसको एक्सक्लूड करते हैं इस बात। शशिकांत समझ आया? आर यू स्लीपिंग? नो सर। योर आईज वर वेकिंग, वैंकिंग वैंकिंग। शैल नॉट अफेक्ट हुंडी, यही गल लिखी। हुन पढ़ो जरा प्रोवाइजो। पहली गल तो हुन आप इथों पढ़ते हैं और इफेक्ट तो पढ़ते हैं, फिर तुम अच्छी तरह समझ आएगा। फिर मैं आपको डिक्टेशन देता हूं इस पर। पहला क्लियर करो, कंसेप्ट समझो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इन्ना वो नहीं हैगा सौखा, थोड़ा जिहा टैक्नीकल हैगा, तुहानूं लग भी रहा होगा। देखो जरा, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पहली गल तो लिखती, बट नथिंग हियर इन, नथिंग मतलब की होंदा करन, नेगेटिव है, मतलब एक्सेप्शन है, क्रिएट कर रहे हैं। नथिंग हियर इन कंटेन्ड अफेक्ट एनी लोकल यूसेज रिलेटिंग टू एनी इंस्ट्रूमेंट इन ओरिएंटल लैंग्वेज। ये कौन सी बात कर रहे हैं, हुंडी की बात कर रहे हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हुंडी को अफेक्ट नहीं करेगा। यही गल कह रहे करन जी सर। प्रोवाइजो की कह रहा है, बट प्रोवाइडेड दैट सच यूसेज मे बी एक्सक्लूडेड बाय द वर्ड्स इन द बॉडी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर पार्टीज अपने इंस्ट्रूमेंट दे विच ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हुंडी ਨੂੰ अप्लाई नहीं करता, ਇਹ ਗੱਲ एक्सक्लूड कर ਦਿੰਦੀ है, बाहर ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ है अपने इंस्ट्रूमेंट ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब निकलिया कि हुंडीज भी ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ अप्लाई करोगियां, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ही ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गवर्न करेगा। तभी मैंने कहा नेगेटिव नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव। ऊपर भी गल लिखी नथिंग, नीचे लिखा एक्सक्लूड। नथिंग भी नेगेटिव वर्ड है, एक्सक्लूड मतलब बाहर करना भी नेगेटिव वर्ड है। तो दैट मीन्स की इंप्लीकेशन है, जो डिसाइफर की कर रहे हो तुसी कि हुंडी भी गवर्न होएगी एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। लेकिन कदों, अपने आप नहीं, जो पार्टीज अपने इंस्ट्रूमेंट दे विच ऐसा लिखोगियां कि असीं ये गल नहीं मनते कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हुंडी नूं अप्लाई नहीं करता। इन्नी गल समझ आई? और जब उन्होंने ये लिख लिया, आगे पढ़ो नेक्स्ट पार्ट,
और जब उन्होंने ये बात लिख ली अपने इंस्ट्रूमेंट में, तो ये पार्टीज की इंटेंशन को यानी नियत को ये भी दर्शाता है कि दे वांट टू बी गवर्नड बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आई लिखा है by any words in the body of the instrument which indicate an intention that the legal relations of the party thereto shall be governed by this act। this act मतलब NIA। ठीक है, तो जब उन्होंने ये बात लिखी थी कि हम नहीं ये बात मानते कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हुंडी को गवर्न नहीं करता, तो इससे क्या एक और चीज साबित हो रही है, इंटेंशन उनकी पता लग रही है कि वो चाहते हैं कि वो हुंडी गवर्न हो एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। फिर उन्होंने डेट दी है, कमेंसमेंट डेट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो क्या है 1 मार्च 1882। ऐसे तक कोई प्रॉब्लम? इफ नथिंग इज मेंशन, तो फिर सर जनरल रूल कि हुंडी जो है वो एक्सक्लूड हो गई, और हुंडी जो है वो अफेक्टेड नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उस पर अफेक्ट नहीं डालता हुंडी पे। अगर पार्टीज ने उन्होंने क्वेश्चन किया कि ए फैक्ट लिखा ही नहीं कि असं नहीं मनते, एक्सक्लूड किया ही नहीं, तो फिर क्या है जनरल रूल प्रिवेल करेगा। जनरल रूल क्या है जो फर्स्ट पैरा में दिया हुआ है, मेन पैरा में क्या कि NIA अफेक्ट ही नहीं करेगा हुंडी को, क्योंकि वो एक लोकल यूसेज था। फॉलोड? लिखो थोड़ा सा इसको प्लीज राइट। हेडिंग दो सेक्शन 1। Section 1 talks about the applicability of the Negotiable Instrument Act. Section 1 talks about the applicability of Negotiable Instrument Act, laying down 2 exceptions. Negotiable Instruments Act laying down 2 exceptions. First point, Section 21 of Indian Paper Currency Act, Section 21 of Indian Paper Currency Act, which has been repealed by RBI Act, Section 31, which provides for printing of Indian paper currency, which provides for printing of Indian paper currency, will be the sole prerogative of RBI, will be the sole prerogative of RBI, sole prerogative, प्रेरोगेटिव का मतलब डोमेन, दायरा, हक ऑफ RBI, comma NIA will not affect that, NIA will not affect that, full stop. So this implies paper currency may be a negotiable instrument, paper currency may be a negotiable instrument, but it is not covered by Negotiable Instrument Act, but it is not covered by Negotiable Instrument Act. Therefore NIA will not affect paper currency. NIA will not affect paper currency. Second point. Second exception is NIA
Second exception is NIA does not affect an instrument which is in Oriental language. Which is in Oriental language. एरो पाके लिखो, दिस इज हुंडी. दिस इज हुंडी. Full stop. Hundi is also an instrument. Hundi is also an instrument which comes from a Sanskrit word. Which comes from a Sanskrit word hund. H-U-N-D. Is also an instrument. Full stop. Hundi comes from a Sanskrit word hund. That means tying something. Tying something or taking an obligation. Or taking an obligation to pay, or when you bind yourself, or when you bind yourself to be bounden, when you bind yourself to be bounden, B-O-U-N-D-E-N, bounden, full stop. It was just a custom or usage. It was just a usage, which means a set of rules, which means a set of rules followed by less number of people. Followed by less number of people. Oriental language means local language. Full stop. So as a general rule, as provided in main para. So as a general rule, as provided in main para, is hundi is not affected by Negotiable Instrument Act. Hundi is not affected by Negotiable Instrument Act. Full stop. But this is to be read with proviso. But this is to be read with proviso, which indirectly applies Negotiable Instrument Act on hundis also. Which indirectly applies Negotiable Instrument Act on hundis also. Full stop. How? फिर क्वेश्चन मार्क पाइए. If the usage of hundi is excluded, if the usage of hundi is excluded by writing, if the usage of hundi is excluded by writing in instrument, by writing in instrument by the parties, might be in a certain clause, might be in a certain clause which excludes the hundis, which excludes the hundis from non-application of this act, which excludes the hundis from non-application of this act. And when they exclude, their exclusion indicate the intention of parties, the
intention of parties that they would be governed by NIA, that they would be governed by NIA. Para change. So directly NIA applies on three instruments. So directly NIA applies on three instruments, that is bill of exchange, promissory note, check. Bill of exchange, promissory note, check, but indirectly it applies on fourth instrument as well. But indirectly bill of exchange, promissory note, check, but indirectly it applies on a fourth instrument, namely hundis. Namely hundis. Full stop. फॉलो की बात. ऑलराइट. एक और चीज, वन मोर थिंग, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, मतलब बताना चाहिए भी आपको, क्योंकि आपने टीपीए पढ़ा हुआ है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट? बोलिए, डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट में क्या फर्क होता है? आप रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ रहे हो, आपने टीपीए पढ़ लिया, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. अच्छा, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਪਾਰਟ ਲਾਈਕ ਕਿਹੜੀ ट्रांजैक्शन? सेल दी, मॉर्टगेज दी, लीज दी, एक्शनेबल क्लेम दी. पढ़े हो ना एक्शनेबल क्लेम भी, है ना? टिपिकल द कंसेप्ट्स है. चलो बताओ, डॉक्यूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू प्लीज आंसर मी. देखो, डॉक्यूमेंट बहुत वाइड वर्ड है. डॉक्यूमेंट इज एक्सट्रीमली वाइड वर्ड, और ये जरूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट सिर्फ कागज ही हो. स्टोन पे भी आपने कुछ लिख दिया, इट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट. क्लॉथ पे भी आपने कुछ लिख दिया, इट इज डॉक्यूमेंट. पल्प, गुद्दा, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ अगर ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, इट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट. पेड़ ਦੀ ਛਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, इट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट. इलेक्ट्रॉनिक थिंग, कंप्यूटर, मोबाइल, डॉक्यूमेंट. जहां पे आप कुछ एक्सप्रेस कर सकते हो, इट इज डॉक्यूमेंट. मैं मान लो दीवार पे कुछ लिखदा, इट इज डॉक्यूमेंट. सपोज ये एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर है, दिस इज अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर. इज इट अ डॉक्यूमेंट? नो, इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट. व्हाई? मैंने यहां पे डॉट लगा दी, क्या अब ये डॉक्यूमेंट है? इट इज अ डॉक्यूमेंट. ठीक है? तो डॉक्यूमेंट, अगर इंडियन एविडेंस एक्ट देखो, बहुत वाइड डेफिनेशन गिवन है डॉक्यूमेंट की. एनीथिंग कैन बी डॉक्यूमेंट, लेकिन जहां पे आप कुछ एक्सप्रेस कर सकते हो. ठीक है? प्लास्टिक पे भी आप कर सकते हो एक्सप्रेस, मेटल पे भी कर सकते हो. वो लोग लिखवा दे ना प्लेटा ते और कोलियां ते और प्लेटा ते अपना नाम लिखवा लेंगे, दैट इज अ डॉक्यूमेंट. उसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है. डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट तुसी अगे पढ़ोगे, प्राइमरी एविडेंस होंदा है, सेकेंडरी एविडेंस होंदा है. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की दो क्लासिफिकेशन आती हैं. तो एनी सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग समथिंग. डॉक्यूमेंट मीन्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस जहां पे आप कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो, कुछ एक्सप्रेस कर सकते हो. किस लिए? फॉर अ परपेचुअल मेमोरी, परमानेंट मेमोरी के लिए,
टैंपरेरी नहीं होना चाहिए। आ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर चो अगर मैं डॉट रिमूव कर देती और मैं डॉट पाई ही इसलिए सीगी रिमूव करने दे वास्ते तां डॉक्यूमेंट नहीं होएगा। तुसी की कह रहे थे? For a conceptual memory ठीक है। Any substance which can be used for the purpose of recording something, for expressing something, for a perpetual memory. Perpetual मतलब forever memory, कि मैंने हमेशा लिए वो चीज याद रहे, that is called a document. प्रोमिसरी नोट क्या एक डॉक्यूमेंट है? चेक क्या एक डॉक्यूमेंट है? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या एक डॉक्यूमेंट है? क्या वो एक इंस्ट्रूमेंट है? बताइए। चेक का इंस्ट्रूमेंट है। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या वो डॉक्यूमेंट है कि क्या वो इंस्ट्रूमेंट है? बिल ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट है। अब बताओ मेरे को इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट तो पता लग गया। डॉक्यूमेंट इज अ वेरी वाइड वर्ड, इट कैन बी एनीथिंग जहां पे आप कुछ रिकॉर्ड कर सकते हो फॉर योर परमानेंट मेमोरी, परपेचुअल मेमोरी, फॉर एवर मेमोरी। ठीक है, टेम्पररी नहीं होनी चाहिए वो। बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, मैं तो नाम तक चेक कट के दे देता, क्या वो डॉक्यूमेंट है कि क्या वो इंस्ट्रूमेंट है? इंस्ट्रूमेंट है। हाउ? यू आर करेक्ट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, बट व्हाई इट इज एन इंस्ट्रूमेंट? तब आप मेरे को पता लगेगा ना कि इंस्ट्रूमेंट आप कैसे समझते हो। जो राइट्स क्रिएट करे। वेरी गुड। इंस्ट्रूमेंट वीक डॉक्यूमेंट ही होता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जेड़ा कोई राइट या लाइबिलिटी क्रिएट करे ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इंस्ट्रूमेंट। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चेक कट के दे रहा, ਤੁਹਾਡਾ राइट है मेरे को पैसे ਲੈਣ ਦਾ, मेरी लाइबिलिटी है ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे देने ਦੀ, दैट इज वाई इट इज इंस्ट्रूमेंट। सिमिलरली प्रोमिसरी नोट, ए ने बी ਨੂੰ प्रॉमिस किया दैट आई विल पे यू 500 रुपीज। ए की लाइबिलिटी है, बी का राइट है, कौन क्रिएट कर रहा है? वो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट ही होता है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर राइट या लाइबिलिटी क्रिएट करे। ठीक है, इफ आई राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर आई एंड यू, मान लो आई है, सपोज आ एक पीस ऑफ पेपर है, दिस इज अ ब्लैंक शीट और ये उत्ते मैं लिखता डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। क्या ये इंस्ट्रूमेंट है कि क्या ये एक डॉक्यूमेंट है? दिस होल पेज इज इट अ डॉक्यूमेंट? ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो एंड इंस्ट्रूमेंट, क्या ये डॉक्यूमेंट है कि इंस्ट्रूमेंट है? इट इज अ डॉक्यूमेंट ओनली। एक इथू राइट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं आई ओ करण, अब ये इंस्ट्रूमेंट है कि अब ये डॉक्यूमेंट है? नाउ इट इज इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि यह ओ हो गया। ओ मीन्स लाइबिलिटी क्रिएट करती है, एंड प्रॉमिस टू पे, वो तो सब बात की बातें हैं, लेकिन यहीं तक ही आपका इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हो जाएगा जहां पे आपने कोई लाइबिलिटी या कोई राइट क्रिएट कर दिया, तो इट विल बिकम इंस्ट्रूमेंट। ऑल डॉक्यूमेंट्स, all instruments are documents, but all documents are not instruments। ये बड़ा सर्कल अगर डॉक्यूमेंट है तो ये छोटा सर्कल क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट भी हो। क्या विल डॉक्यूमेंट है कि इंस्ट्रूमेंट है? इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि विल आपका राइट क्रिएट करती है। आफ्टर द डेथ किसके पास प्रॉपर्टी जाएगी? सक्सेशन सर्टिफिकेट, क्या ये डॉक्यूमेंट है कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट है? इंस्ट्रूमेंट। इट इज इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि राइट क्रिएट हो रहा है। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ऑफ डेट, की है करने की क्रिएट कर रहे हैं, राइट क्रिएट कर रहे हैं कि लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं? एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ऑफ डेट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब की होता है? मनना, एक्सेप्ट करना।
अप्रूव करना, रिसिप्ट ऑफ डेट, डेट मतलब कर्जा, उसको मानने वाली कोई रिसिप्ट, तो लायबिलिटी ना क्रिएट हुई, तो इट इज अ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, दिस बिग सर्कल इज डॉक्यूमेंट, स्मॉल सर्कल इज इंस्ट्रूमेंट। अब आपको समझ आया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। हम उनकी स्टडी कर रहे हैं, वो वाले डॉक्यूमेंट्स जो एक राइट या लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट आपका राइट भी क्रिएट कर रहा है अगर आप ड्रॉइंग के या पे के पर्सपेक्टिव से देखो, और लायबिलिटी भी क्रिएट कर रहा है अगर आप मेकर या ड्रॉअर के पर्सपेक्टिव से देखो। तो दोनों एंगल तो देखो ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल क्या होता है? नेगोशिएट का मतलब, हाँ जी, समझौता करना नहीं, यहां पे वो वाला मीनिंग नहीं होगा। नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल। मैं एक प्रोमिसरी नोट तो दे रहा तो मैंने ट्रांसफर कर दिया, नेगोशिएट कर दिया, ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल टू वर्ड से बनता है, कौन से? नेगोशिएट एंड एबल। नेगोशिएट का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर। और एबल का क्या मतलब होता है? एबिलिटी, और यू मे कॉल इट टेंडेंसी। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ एबिलिटी है ना कि तुसी 50 किलो वेट चुक सकते हो, दैट इज एबिलिटी। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी एबिलिटी हो ट्रांसफर होने की, दैट इज कॉल्ड एज नेगोशिएबल। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच हैज एबिलिटी टू बी नेगोशिएटेड इज कॉल्ड एज नेगोशिएबल। ठीक है, मैंने बताया नेगोशिएबल का क्या मतलब है, एबिलिटी टू बी ट्रांसफर्ड, यही बताया। जिसकी एबिलिटी हो, एबिलिटी का क्या मतलब होता है? क्षमता हो ट्रांसफर होने की, टेंडेंसी हो ट्रांसफर होने की, वो होता है नेगोशिएबल। लेकिन जब मैंने आपको चेक दे ही दिया, प्रोमिसरी नोट दे ही दिया, तो वो तो मैंने ट्रांसफर ही कर दिया। एक बार मैंने आपको बताया कि नेगोशिएबल का मतलब होता है कि एबिलिटी है ट्रांसफर होने दी, क्षमता है कि ट्रांसफर होने दी। बट मैं जो तो ट्रांसफर कर देता तो क्या बना वो? हाउ कैन वी कॉल इट कि वो नेगोशिएबल रह गया? नेगोशिएबल का मतलब है सिर्फ एबिलिटी टू गेट ट्रांसफर्ड। लेकिन जब मैंने आपको एक्चुअली ट्रांसफर कर दिया तो क्या हुआ? मतलब नेगोशिएट कर दिया? आंसर इज नो। नेगोशिएट का सिंपल मतलब है टू ट्रांसफर समथिंग। लेकिन मैं वो नहीं बात कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मीन्स क्षमता है ट्रांसफर होने की। लेकिन जो मैं चेक कट के तुहानू दे देना तो क्षमता तो चली गई, मैं तो तुहानू दे ही दिता चेक, ट्रांसफर ही कर दिता। समझ आ रहा है टू वर्ड्स दी गेम? ये कैसे पॉसिबल है? फिर यहां पे मैं आपको कहूंगा प्लीज रीड सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 निकालिए। यहां पे मतलब आपको पता लगेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो भी क्लियरली नहीं पता लगेगा, वो आगे पता लगेगा आपको। लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूं मैं अभी। देखो सेक्शन 13, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल आइदर टू ऑर्डर और टू बेयरर। एक्सप्लेनेशन हले छोड़ दो, यदि 3 एक्सप्लेनेशंस है। पहला मेन पैराग्राफ पे फोकस करो। क्या ये आपको बता रहे हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? नो, ये तो टाइप्स बता रहे हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होंगे। प्रोमिसरी नोट होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज होगा और चेक होगा। लेकिन क्या ये बता रहे हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट की क्षमता होगी ट्रांसफर होने की, नेगोशिएट होने की? आर दे मेकिंग यू समवट क्लियर ना? वो तो टाइप्स दसदे पे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? ठीक है, यहां पे मैं आपको कहूंगा एक और वर्ड आता है, दैट इज इंडोर्समेंट।
इंडोर्समेंट। माइंड यू ए पढ़न तो पहला इंडोर्समेंट ऑलवेज रिमेंबर कि केड़ी फैमिली चो आ रहा है, नैगोशिएबल दी फैमिली चो आ रहा है। इस वर्ड ਨੂੰ हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड रखना ਜਦੋਂ भी ਤੁਸੀਂ कंसेप्ट ऑफ इंडोर्समेंट पढ़ना। इंडोर्स का ई हो गया आई तो इंडोर्समेंट। नेगोशिएबल इज बुकिश कंसेप्ट। जिसका मतलब है एबिलिटी टू बी ट्रांसफर्ड। ये बात माइंड में रखोगे तब आपको समझ आएगा कंसेप्ट ऑफ इंडोर्समेंट। तब जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रेज किया था कि एक का क्या मतलब होता है, नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का क्या मतलब है करण? एबिलिटी टू बी ट्रांसफर्ड। बट जदों मैं तुहानू एक्चुअली ट्रांसफर कर दिता, ये किस तरह पॉसिबल है? ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रेज किया था, इसका आंसर आपको मिलेगा इंडोर्समेंट में। लेकिन इंडोर्समेंट पढ़ने से पहले नेगोशिएबल वर्ड को प्लीज याद रखना माइंड में। चलें फिर आगे, इतने तक कोई क्वेश्चंस? अब देखो सेक्शन 14, नेगोशिएशन का क्या मतलब होता है? When a promissory note, bill of exchange or check is transferred to any person so as to constitute that person the holder thereof. The new word they are using is holder. वो एक नया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, holder. The instrument is said to be negotiated. और वर्ड उन्होंने की यूज किया है, चेक इज ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड अर्ड मतलब की है पास्ट टेंस, हो गया ट्रांसफर। क्यों हुआ ट्रांसफर? ताकि हम दूसरे पर्सन को क्या बना दें, उसका होल्डर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक वर्ड याद रखना, बियरर, धारक है। अब यहां पे वो एक नया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, होल्डर। होल्डर मतलब होल्ड करने वाला, पकड़ने वाला। बियरर मतलब पोजेस करने वाला, धारण करने वाला। मैं अगर तुहानू पेन पकड़ा दवा, तुसी इस टाइम होल्डर हो। लेकिन अगर पेन मैं तुहानू ये कहां तू 1 घंटे वास्ते पकड़ के रख, तब आप इसके बियरर हो। बियरर मतलब पोजेशन आपके पास है। होल्ड आपने एट द मोमेंट पकड़ा है, होल्ड किया है, पकड़या है। बियरर मतलब बियर किया है, पोजेस कर रहे हो। कस्टडी है फॉर सम टाइम विद यू। लिख दे रहोगे ना? हाँ जी, हाँ समझ आ रही है सारे हम? एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है एनआईए का, खास करके एदा और इंडोर्समेंट का। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि यहीं से मैं अपने इंटरव्यू में अड़ा था, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स से। ठीक। और वर्ड क्या लिखा है यहां पे? ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड अर्ड मतलब पास्ट टेंस, ट्रांसफर कर दिया गया। तब हम उसको क्या बोलेंगे? द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी नेगोशिएटेड। लेकिन एक और चीज पढ़ो, इंडोर्समेंट। नेगोशिएशन याद रखना बुकिश कंसेप्ट है, विच हैज द एबिलिटी टू बी ट्रांसफर्ड। ठीक है। इंडोर्समेंट देखो की होता है, when the maker or holder, again they are using the word maker or holder. maker कौन है? बनाने वाला, ड्रॉअर। और होल्डर कौन है? पकड़ने वाला इंस्ट्रूमेंट को। of a negotiable instrument signs the same otherwise than as such maker. उन्होंने मेकर की कैपेसिटी च नहीं साइन कर रहे, लिखा ना अदरवाइज देन एज मेकर फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन। फिर रोला पै गया, किस लिए वो साइन कर रहा है? पर्पस क्या है? नेगोशिएशन करने के लिए, यानी ट्रांसफर करने के लिए। ऑन द बैक, उस इंस्ट्रूमेंट के पीछे, उस इंस्ट्रूमेंट के अगे यानी फेस ते, और ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर अनेक्स्ड देयर टू। अनेक्स्ड मतलब अटैच्ड। और सो साइंस फॉर द सेम पर्पस अ स्टैम्प्ड पेपर, यानी कोई एफिडेविट। ठीक है। इंटेंडेड टू बी कंप्लीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट,
he is said to endorse the same and is called the endorser. बाइफर्केशन करते हैं सेक्शन की। पहला तो सेक्शन 14 समझ आया? 14 के क्या है बताओ कर ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹਦਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ हाँ तो जो ट्रांसफर करता तो की क्या लाया जाएगा ਉਹ ਹੋਲਡਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ नहीं जब आप ट्रांसफर कर देता ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ negotiate ਕਰਤਾ ठीक है द मोमेंट ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ट्रांसफर करता इट मींस नेगोशिएट करता ट्रांसफर कर दिता मतलब पास्ट टेंस हो गया आपने कर दिया वो ਕਰ ਦਿੱਤਾ ठीक है नहीं हिंदी बोलने से दिक्कत आती कर दिता सर मैंने कर दिया होगा ट्रांसफर उसको ठीक है बट नेगोशिएशन आई टेल यू इट इज अ बुकिश कंसेप्ट ये सिर्फ बेयर एक्ट तक ही है नेगोशिएबल प्रैक्टिकली नेगोशिएट नहीं बोलते हम प्रैक्टिकली हम क्या बोलते हैं इंडोर्स कर दिया इंडोर्समेंट क्या होता है इसको वो मैंने अभी पढ़ाया आपको इसकी बाइफर्केशन करते हैं होल्डर का मीनिंग लिख लो जिदे को राइट है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ਨੂੰ होल्ड ਕਰਨ ਦਾ ਪਕੜਨ ਦਾ होल्डर means a person who has the right to hold that particular negotiable instrument होल्डर मीन ए पर्सन who has the right to hold that particular instrument मैंने bear नहीं कहा hold कहा है hold मतलब पकड़ना when the maker who has the right or holder signs the negotiable instrument otherwise than as such maker why क्यों साइन कर रहा है वो फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन कहां साइन कर रहा है वो वेयर ही इज साइनिंग वेयर ही साइंस कहां पे वो साइन करता है इधर फेस पे बैक पे पीस ऑफ पेपर पे स्टैम्प पेपर पे so as to complete it as negotiable instrument so as to completed as negotiable instrument he is said to endorse the same ये हमने बाइफरकेट कर दिया अदर देन एज अब मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है हाँ जी थर्ड पॉइंट अदरवाइज देन एज सच मेकर वो साइन तो कर रहा है लेकिन मेकर बन के नहीं कर रहा कुछ और बन के कर रहा है क्यों कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन नेगोशिएशन मतलब ट्रांसफर करने दे वास्ते ट्रांसफर दैट मीन्स जो तो दूसरी बारी साइन करेगा सॉरी चलो तब अगे आ जाके दसता सुनो साइन कर रहा है दैट इज ही इज इन द कैपेसिटी ऑफ अ ट्रांसफरर वो ट्रांसफरर दी कैपेसिटी च ट्रांसफर करना चाह रहा है नेगोशिएटर करना है नेगोशिएट कर रहा है वो एचएफ लिखा है सर नेगोशिएशन में ए टी ऑब्लिक एफ है ट्रांसफर शॉर्ट च लिखा है इस तरह समझ ट्रांसफर एच एफ नहीं है टी एफ है ट्रांसफर कहां साइन कर रहा है वो वेयर ही इज साइनिंग इधर ऑन द फेस यानी प्रोमिसरी नोट के फ्रंट ते ਉਹਦੇ ਪਿੱਛे ऑन अ पीस ऑफ पेपर या किसी स्टैम्प पेपर ते so as to complete it as negotiable instrument एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन का he is said to endorse the same he is said to endorse the same
माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, इस डेफिनेशन को समझने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे को ये बताओ, क्या एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को साइन करने की जरूरत होती है? होती है, बिल्कुल होती है। क्यों? जे नहीं करांगे तो फिर वो चलेगा ही नहीं। मान लो चेक क्या है और साइन, मैं आपने साइन नहीं किए तो क्या वो चलेगा? बट जब वो कह रहे हैं व्हेन द मेकर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन में लिखा है ना, व्हेन द मेकर और होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हटा दो ये, यहां लिखा है मेकर साइन कर रहा है क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी बन चुका है, ऑलरेडी इट इज मेड, एन इंस्ट्रूमेंट इज ऑलरेडी मेड। ये इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो सकता है, आपका चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमाइजरी नोट, कुछ भी हो सकता है। ये दैट इंस्ट्रूमेंट हैज ऑलरेडी बीन मेड, और उस पे साइन पहले ही हो चुके हैं। अब ये मेकर साइन कर रहा है अदरवाइज देन एज मेकर। तो मतलब मान लो कि यह चेक है और इथे मेकर ने अपने साइन कर देते, ये उसने फर्स्ट टाइम साइन किए। अब वो कह रहा है कि वो दोबारा साइन करेगा, चाहे यहां पे कर दे चाहे यहां पे कर दे, लेकिन अब वो अदरवाइज देन एज मेकर, मेकर की कैपेसिटी में साइन नहीं कर रहा। ही इज नाउ साइनिंग इन द कैपेसिटी ऑफ अ ट्रांसफरर। क्यों? क्योंकि उसने उस चेक को नेगोशिएट करना है। नेगोशिएट का मतलब होता है ट्रांसफर करना है। अब चाहे वो ये जो सेकेंड टाइम साइन है यहां करे फेस पे उसके, इसके पीछे कर दे, यहां मान लो यहां पे कोई स्लिप ऑफ पेपर लगा दे, वहां पे साइन कर दे अपने, ही अटेस्ट अ पीस ऑफ पेपर, यहां साइन कर दे, यहां इसके साथ एक बड़ा सा स्टैम्प पेपर लगा दे और यहां साइन कर दे। क्यों कर रहा है ये अब ये साइन? ट्रांसफर करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए। जब वो एक बार उन्होंने ये वर्ड लिख दिया कि मेकर इज साइनिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपने आप में ही मतलब है कि वो बन चुका है, उस पर फर्स्ट टाइम सिग्नेचर हो चुके हैं। वो किस लिए किए गए? क्रिएशन के लिए किए गए, क्रिएट करने दे वास्ते, मेक करने दे वास्ते किए गए। बट अदर लाइन में वो लिख रहे हैं अदरवाइज देन एज सच मेकर, तो अब वो फर्स्ट टाइम साइन नहीं कर रहा, वो ऑलरेडी साइन कर चुका है। अब वो साइन दूसरे पर्पस के लिए कर रहा है। कौन से पर्पस के लिए? नेगोशिएट करने के लिए। तो फर्स्ट पर्पस किस लिए उसने साइन किए चेक के ऊपर? क्रिएट करने के लिए, बनाने दे वास्ते। सेकेंड पर्पस ट्रांसफर करने दे वास्ते, दैट इज नेगोशिएट करने दे वास्ते। द मोमेंट अगर वो ऐसा करेगा, इसका मतलब वो उसने क्या कर दिया? उस चेक को इंडोर्स कर दिया। अब पढ़ो डेफिनेशन इंडोर्समेंट की। यहां तक समझ आया? तो एक्चुअली करते हैं एंडोर्समेंट देते हैं एफआईआर पे वो हले बात तो समझो, हले आ समझो। ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ? ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਚੈੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਨੋ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਚੈੱਕ ਕੱਟਿਆ? ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਲਈ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ हाँ जी जी, वो एंडोर्समेंट के लिए होता है। अब जहां भी आप एक्ट में एनआई वर्ड पढ़ोगे, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड पढ़ोगे, तो मान के चलना कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी बन चुका है, उत्ते बन चुका है, दैट मींस इंडीड वो साइन भी हो चुका है। फिर जो लाइन च कह रहे हैं अदरवाइज देन एज अ मेकर, अदरवाइज देन एज अ मेकर मींस ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਮੇਕਰ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਨਗੇ या इंडोर्समेंट का हैंडओवर देता हूं नेक ट्रांसफर वो लिखा ना लास्ट में, तब जब वो पीछे साइन कर रहा है तो वो मेकर ही, लेकिन जब वो पीछे साइन करेगा चेक के तो वो क्या कहलाएगा? इंडोर्सर। इंडोर्सर को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफरर। ट्रांसफर करने वाला, नेगोशिएटर, नेगोशिएट करने वाला।
अब पढ़ो जरा डेफिनेशन, फिर हम क्लोज करते हैं, 7 बज गए पूरे। व्हेन, हाँ जी, हाँ मैं पढ़ दूँ। व्हेन द मेकर और होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अभी मैं मेकर पे आया हूँ, होल्डर की बात नहीं की मैंने, पकड़न वाला भी इंडोर्स कर सकता है, ठीक है, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा वो कब होता है। तो यहीं से आपका कंसेप्ट मैं ले चलूंगा आपको होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स में, जो हमारा टॉपिक भी आई थिंक मैंने आपको सिनॉप्सिस में बताया था, सेकंड टॉपिक है सर। अभी मैं मेकर पे हूं, मेकर फर्स्ट टाइम साइन कर रहा है क्रिएशन ਲਈ, मेकर सेकंड टाइम साइन कर रहा है इंडोर्स ਕਰਨ ਲਈ। ਮੇਕਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, मतलब ਉਹਨੂੰ हैंड ओवर कर ਦਿੱਤਾ ਚੈੱਕ दूसरे पर्सन, लेट सपोज मैं मेकर हूं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हैंड ओवर कर ਦਿੱਤਾ चेक, आप क्या बन गए होल्डर। क्या होल्डर इंडोर्स कर सकता है? आंसर इज यस। आप इसको दे सकते हो, आप इसको दे सकते हो। अगर मैंने आपको चेक दिया शशिकांत को, तो शशिकांत होल्डर बन गया, होल्डर इंडोर्स करके करण को भी दे सकता है चेक, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਕਰ अपने साइन करके, ਉਹਦਾ राइट बन गया ना। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੱਟੇ चेक मैं कटिया, ਜੀ मेरी लाइबिलिटी ਉਹਦਾ राइट ਐਜ਼ ਅ ਮੇਕਰ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਕਰ ਕੱਟਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਲਡਰ, ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਉਹੀ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਗਾ, अपने साइन करूंगा वो, मैं नहीं साइन करूंगा, मैं सेकंड टाइम साइन, वो चलो तुम नेक्स्ट क्लास से समझाना, ठीक है। अभी ये समझो थोड़ा सा, अभी मेकर पे ही हम रहते हैं। एक सेकंड, हाँ फिर तो मैं एक क्वेश्चन भी दूंगा करो सॉल्व करने के वास्ते, ठीक है, फिर वो करके लाना, फिर मैं देखता हूँ। इंडोर्समेंट, व्हेन द मेकर और होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अब वर्ड यहाँ पे यूज किया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो माइंड यू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, इट हैज ऑलरेडी बीन मेड, और जो मेड होया दैट मीन्स इंडीड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ साइन भी हो गए फर्स्ट टाइम क्रिएट करने के वास्ते। साइंस द सेम, अब ये जो साइन वर्ड लिखा ना साइंस द सेम, ये सेकंड टाइम साइन की बात कर रहे हैं। अदरवाइज देन एज सच मेकर, अब वो मेकर की कैपेसिटी में साइन नहीं कर रहा, अब वो इंडोर्सर की कैपेसिटी में साइन कर रहा है। किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएशन मतलब ट्रांसफर। ऑन द बैक पीछे साइन करे, अगे साइन कर दे फेस देयर ऑफ, और ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर, और सो साइंस फॉर द सेम पर्पस अ स्टैम्प्ड पेपर। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਚੀਮੇ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ, स्टैम्प्ड पेपर इंटेंडेड टू बी कंप्लीटेड एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब उसकी इंटेंशन क्या है कि वो कंप्लीट हो जाए एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, किसके लिए? होल्डर के लिए। ही इज सेट टू इंडोर्स द सेम एंड ही इज कॉल्ड एज द इंडोर्सर। अभी मैंने आपको बताया कि मेकर कैसे इंडोर्स करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे होल्डर कैसे इंडोर्स करते हैं, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਲਡਰ ਹੋ ਗਏ, एक होल्डर होगा, ਹੁਣ ਸਮਝ गुड। फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा मान लो ये होल्डर हो गया, इन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ करता, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਚੈੱਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਸੇ ਉਪਿੰਦਰ ਸਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਇੰਡੋਰਸ, ਉਪਿੰਦਰ ਸਰ ਨੇ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਬਲਕਰਨ ਸਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਬਲਕਰਨ ਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਾਚੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਹਰਲੀਨ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਤੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, नियति ने जाके बैंक के चेक लगाता और इनकैश करा लिया। नियति क्या बन गई? पेई, और बाकी ये जो सारे हैं, मैं तो मेकर हूँ, ये होल्डर है, आप सारे करण, उपिंदर सर, प्राची मैडम और की बोला हरलीन मैडम, ये सब की बन गए होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो नियति की बन गई पेई, ठीक है। अब यहीं से हमारा फिर कंसेप्ट भी खत्म हो जाएगा, फॉलोड बाय डिक्टेशन, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे, ऑफेंस के ऊपर आएंगे, नहीं पहला हाँ ऑफेंस ही करते हैं, चेक बाउंस। क्वेश्चन लेना है, हाँ जी क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन लेना है, सॉल्व करना। कोई गल नहीं, बहुत टाइम हो गया, मैं भी जाना। समझ आया NIE एक्ट इंटरेस्टिंग इजी, बार बार पढ़ोगे तो इजी है, मल्टीपल टाइम। शशिकांत समझ आ रहा बेटा? Resilience Law Academy.